गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम उत्तम बिष्ट है और मैं एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ कर साथी टैक्सेशन सर्विसेज में। और दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा एनपीएस, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एनपीएस को एज अ टैक्स प्लानिंग टूल्स या आप रिटायरमेंट प्लानिंग के तौर पे यूज कर सकते हो। दोस्तों, जैसे कि हमारे वीडियोस का जो मोटिव होता है वो आपका टैक्स प्लानिंग में हेल्प करना होता है। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे कि आप कैसे एनपीएस को यूज करके आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। तो इनकम टैक्स के अंदर दोस्तों हमें एनपीएस के अंदर दो सेक्शंस में डिडक्शन हमें मिलता है, एटीसीसीडी 1 बी एंड एटीसीसीडी 2 के अंदर। इसमें एटीसीसीडी 1 बी में हमें मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन मिलता है और सीसीडी 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में हमें 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए पे डिडक्शन मिलता है एंड अदर गवर्नमेंट केसेस में हमें 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए पे हमें डिडक्शन मिलता है। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हमारा एक एम्प्लॉय का डेटा दे रखा है कि जिनकी बेसिक पे 10 लाख है और डीए आपका 3 लाख है। तो इसमें मैक्सिमम डिडक्शन जो हमें मिलेगी दोनों सेक्शन में, एक में 50,000 आपका मिलता है 1 बी में एंड 2 में आपका टोटल 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए जो कि होता है 1,30,000 आपको मिलता है। टोटल डिडक्शन जो दोस्तों हमें इसमें मिल रहा है वो 1,80,000 का मिल रहा है। और इस 1,80,000 पे हमारा जो टैक्स सेव होगा वो भी हम देख लेते हैं। अगर आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है या टोटल इनकम आपका जो 10 लाख से ऊपर है तो आपको 54,000 पर एनम का इसमें टैक्स बेनिफिट होने वाला है, टैक्स सेविंग होने वाला है। और 10 लाख से आपकी अगर टोटल इनकम नीचे है तो आपको 36,000 पर एनम का आपका इसमें टैक्स सेविंग होने वाला है। तो दोस्तों, टैक्स बेनिफिट तो हमने इसके जान लिए हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कौन इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड्स में कि जो एनपीएस स्कीम है कोई भी इंडियन सिटीजन आपका ऑप्ट कर सकता है जिसकी एज 18 से 65 के बीच में है। 2004 तक दोस्तों ये स्कीम खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही होती थी। बाकी 2009 में ये सबके लिए ओपन कर दी गई है। इसके अंदर दोस्तों दो तरह के अकाउंट खोले जाते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 अकाउंट दोस्तों एक रिस्ट्रिक्शन के साथ खोला जाता है जिसमें के अंदर विड्रॉल की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और टीयर 2 अकाउंट एक वॉलंटरी सेविंग अकाउंट होता है जिसमें आप जब मर्जी इन्वेस्टमेंट करके जब मर्जी आप विड्रॉ कर सकते हो। जब हम कोई भी अकाउंट खोलते हैं दोनों में से, टीयर 1 या टीयर 2, तो हमें एक पैन अकाउंट नंबर मिलता है जिसको कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर बोला जाता है, वो दिया जाता है हमें। और दोस्तों ये एनपीएस जो स्कीम है वो रेगुलेट की जाती है पीएफ आरडीए से। पीएफ आरडीए दोस्तों एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की संस्था है जो कि रेगुलेट की जाती है। इसकी फुल फॉर्म दोस्तों पेंशन फंड रेगुलेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और इसके अंदर दोस्तों अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसके अंदर आपको चॉइसेस दी जाती हैं, एक्टिव चॉइस एंड ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस के अंदर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको वो जो आपका जो फंड आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है अकाउंट आपका टीयर 1 या टीयर 2 में, तो आपको ये दिया जाता है ऑप्शंस कि आप उन फंड को कहाँ कहाँ उसको एलोकेट कर सकें। जैसे कि आप उसको इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ पोर्शन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कुछ पोर्शन आप कॉर्पोरेट डेब्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक्टिव चॉइस में ये डिसीजन आपको एलोकेशन का खुद ही लेना पड़ता है। और इन केस ऑफ ऑटो चॉइस ये आपको इसकी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि आपको अपना पैसा आपका पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है या एसेट्स कहाँ एलोकेट करने हैं। ये आपके बिहाफ पे एक गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड जो फंड मैनेजर है वो डिसाइड करेंगे। ऑटो चॉइस अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपका पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब आ जाते हैं दोस्तों इसके विड्रॉल रूल्स पे। एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में आपके एक विड्रॉल की रिस्ट्रिक्शन होती है जिसके अंदर आप 60 की एज पे ही आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका 1 करोड़ का कॉर्पस हो जाता है एट द एज ऑफ 60, तो आपको 60% ही आप विड्रॉ कर सकते हो एज ए लमसम अमाउंट, जो कि टैक्स से 100% एग्जम्प्ट होता है। इस केस के अंदर आप 60 लाख एज ए लमसम आप विड्रॉ कर सकते हो और बाकी जो बैलेंस 40 लाख है वो आपको एक मंथली पेंशन के रूप में आपको इंटरेस्ट के साथ मिलता रहेगा।
पार्शियल विड्रॉ भी परमिटेड है कुछ केसेस के अंदर, इमरजेंसी केसेस के अंदर। अगर आपको अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो आप विड्रॉ कर सकते हो। मैरिज के लिए कुछ अमाउंट आपको विड्रॉ करना है वो भी आप कर सकते हो, या कोई क्रिटिकल इलनेस है तो उसको भी के लिए भी आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो। अब आ जाते हैं दोस्तों नॉमिनेशन रूल्स के अंदर। आप मैक्सिमम 3 नॉमिनी इसमें नॉमिनेट कर सकते हो एनपीएस में। इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग, तो ये आप उनकी परसेंटेज भी आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल में मैंने आप बता रखा है कि अगर आ, आप वाइफ को कितना पोर्शन आप नॉमिनेट करना चाहते हो, चाइल्ड 1 या चाइल्ड 2 को कितना पर्सन आपको नॉमिनेट करना चाहते हो। जैसे कि ये हम टैक्सेशन का इसका पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट में पूछ सकते हैं।